मित्रों नमस्कार। आज मेरे वीडियो का विषय है, मैंने जैसा आप लोगों को वादा किया था कि 2 प्रश्न ऐसे कुछ विद्यार्थियों ने पूछे हैं और वे सवाल कई बार नॉन सीरियस भी लगते हैं, कभी-कभी लगते हैं नहीं, कोई सवाल नॉन सीरियस नहीं होता है, वो अपने आप में गंभीर सवाल होता है। उसी संबंध में मैं जो आज बात करना चाह रहा हूँ, एक तो यह है कि यदि आपसे पूछा जाए कि आप इतिहास में आप किसे खलनायक मानते हैं? और दूसरा सवाल यह है, यदि आपको ये कहा जाए कि आप किसी घटना को, इतिहास की घटना को बदल सकते हैं, तो किस घटना को आप बदलना चाहेंगे? तो 2 ऐसे, वैसे तो ये काल्पनिक सवाल हैं, क्योंकि ये कहना कि किस तरह से ये जो इतिहास में खलनायक की अवधारणा क्या है, हम खलनायक किसे कहें, किसे ना कहें? क्योंकि हम जो देखेंगे निश्चित तौर पर भारतीय दृष्टि से देखेंगे, और भारतीय दृष्टि से हम देखें तो मैं ज़्यादा लंबी बात तो नहीं करूँगा, किंतु यहाँ अगर पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर विदेशी आक्रमण होते रहे हैं, और विदेशी आक्रमणकारी जो हैं वे निश्चित तौर पर हमारे लिए खलनायक की श्रेणी में भी आते हैं, किंतु हम ऐसे ही किसी को खलनायक नहीं कह सकते, क्योंकि ऐतिहासिक जो दर्शन है, इतिहास दर्शन है, उसकी दृष्टि से भी ये दोषपूर्ण होगा, क्योंकि हमें ये क्लियर करना होगा कि कौन खलनायक है और कौन नायक है। तो इस तरह के सवाल कई बार असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। पहला सवाल तो ये कि आप इतिहास में किसे खलनायक मानते हैं, किंतु यह प्रश्न को ऐसा खुला छोड़ दिया गया कि उसको कहीं न कहीं सीमा उसकी बांधनी चाहिए थी कि आप वर्ल्ड हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, या इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, या आप एंशिएंट की बात कर रहे हैं, मिडिवल की बात करते हैं, मॉडर्न की बात कर रहे हैं। तो आपने इतना खुला छोड़ दिया कि इसमें कोई लिमिट नहीं है, तो किसी भी तरह से इसका जवाब दिया भी जा सकता है, किंतु वह जवाब निश्चित तौर पर तर्कपूर्ण होना चाहिए। बिना तर्क के जवाब का कोई खास मतलब नहीं होता है। तो पहला सवाल तो यह है कि आप किसे खलनायक मानते हैं, और दूसरा सवाल यह है, यदि आपको किसी घटना को बदलने का अधिकार दे दिया जाए तो आप किस घटना को बदलेंगे? ये तो काल्पनिक सवाल ही है, क्योंकि जो घटना घट चुकी उसको हम बदल नहीं सकते, किंतु फिर भी यदि कहा जाए कि इसको हम बदल सकते हैं तो किस घटना को आप बदलना चाहेंगे और क्यों बदलना चाहेंगे? तो दोनों सवाल में क्यों और कैसे जुड़ा हुआ है। अब मैं बात करता हूँ पहले सवाल की कि आप किसे कहेंगे कि भाई ये जो खलनायक है, तो खलनायक के लेकर के हमारे पास बहुत उदाहरण हैं, क्योंकि अगर हम अर्लीस्ट जो खतरनाक किस्म के जो खलनायक रहे उनमें हम देखते हैं, एक तरफ तो महमूद गजनवी है, मोहम्मद गोरी भी बाद में आए, इस तरह से चंगेज खां भी है, तैमूर लंग भी है, और खास तौर पर महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, तैमूर लंग। इसके बाद के में हम देखते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी, देन फिरोज तुगलक। तो ये ऐसे नाम हैं जिनके जो कठोर शासक भी माने जाते हैं, और इनकी व्यवस्था कितनी अच्छी रही हो, किंतु इनका जो जो नरसंहार इन्होंने किए, जो लूटपाट की, जो असहिष्णुता दिखाई, उनकी वजह से हम किसी को इनमें से चुन सकते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं होता है खलनायक किसी को करार देना। तो मैं फिर भी ये कहूंगा कि मैं जवाब दूं उससे बेहतर है आप इन पर भी प्रश्न, इन पर खासतौर पर महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, चंगेज खां, तैमूर लंग, इनके ऊपर विचार करें, और फिर अलाउद्दीन खिलजी, देन फिरोज शाह तुगलक, इन सब के बारे में विचार करें और इनके बारे में सोचें कि कौन से ऐसे इनके कारनामे हैं जिनकी वजह से इनको हम खलनायक कह सकते हैं। लेकिन सबसे अधिक जैसे आप गूगल देखोगे भारतीय इतिहास के संदर्भ में, तो सबसे पहले औरंगजेब का नाम आता है। औरंगजेब का जब नाम आता है तो औरंगजेब को ये बताते हैं कि उसने अपने पिता शाहजहां को आगरा किले में कैद कर दिया था। वह अपने 3 भाइयों क्रमशः दारा शिकोह, मुराद और शुजा को मरवा कर गद्दी पर बैठा। और दारा शिकोह के बारे में कहा जाता है कि वो लिटरेरी टेस्ट का आदमी था, उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी में किया था, और वो बड़ा बेटा था। यदि वो उत्तराधिकारी बनता शाहजहां का तो निश्चित तौर पर भारत का इतिहास कुछ अलग होता। इसके अलावा
धार्मिक कट्टरता, असहिष्णुता के लिए भी इनको जाना जाता है, किंतु एट द सेम टाइम जैसे अनेक मंदिरों को तोड़ने की बात आती है, तो जिन मंदिरों में कहीं कोई व्यभिचार हुआ उन मंदिरों को उसने तोड़ा भी, लेकिन उदाहरण ये भी है कि उसने अनेक मंदिरों को ग्रांट भी दी। इसलिए आप एब्सोल्यूट टर्म्स में औरंगजेब को मतलब क्रूर हो सकता है, कठोर शासक हो सकता है, रूखा सूखा था, उसको गीत संगीत कला आदि में कोई रुचि नहीं थी, उन सब चीजों को उसने रोक दिया, किंतु उसका एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा स्ट्रांग था, इकोनॉमी भी उसकी अच्छी थी, उसकी सेना भी मजबूत थी। तो इन तुलनात्मक रूप में देखें तो वो भी बात समझ में नहीं आती। अब प्रश्न ये उठता है, यदि खलनायक की हम बात करते हैं, सबसे बड़ी चीज ये है कि जो हमारा इमीडिएट पास्ट है, आइदर मॉडर्न हिस्ट्री, चाहे मॉडर्न वर्ल्ड हो, चाहे मॉडर्न इंडिया हो, तो इनको हम इनमें हम देख सकते हैं कि हम किसे खलनायक करार दें, क्योंकि जो इमीडिएट पास्ट जो हमारा है वो हम हमारे प्रेजेंट को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। डिस्टेंस पार्ट जो है, डिस्टेंस जो है वही प्रभावित करता है, किंतु जो नियर पास्ट है वो हमको डायरेक्टली सीधे तौर पर, क्योंकि उसकी जो जो लिगेसी है या जो उसकी जो दुष्परिणाम भी है, दोनों बातें हैं, उन सबको हम आज भुगतते हैं। तो उस दिशा में जब हम विचार करते हैं तो हमारे सामने खास तौर पर जो नाम आते हैं कि भाई कौन से ऐसे नाम हो सकते हैं कि जिसमें कि हम जिनको रख सकते हैं, तो सबसे बड़ी चीज ये है, एक तो सबसे जो मॉडर्न पीरियड का है एडोल्फ हिटलर, इसको मैं स्वयं सबसे बड़ा खलनायक मानता हूँ। इसका कारण यह है, क्यों मानते हैं, उसका खास ये है कि जो नाजी विचारधारा है ये मानवता के खिलाफ थी, मानवता विरोधी थी, और मानव के जो जन्मजात अधिकार हैं, बर्थ राइट्स हैं, उनको डिनाई करने वाली थी। इसके अलावा ये लोकतंत्र की हत्या एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में हुई। एडोल्फ हिटलर के जैसे मुसोलिनी भी था, मुसोलिनी के अलावा तोजो था, तो ये पूरा ग्रुप था तानाशाहों का, लेकिन तानाशाहों का जो लीडरशिप थी ये जो है एडोल्फ हिटलर था। तो हिटलर को हम कह सकते हैं वो नस्लवादी था, उसने नस्लवाद से प्रेरित होकर के यहूदियों का 60 लाख यहूदी और कुछ अल्पसंख्यकों का नरसंहार किया, इसको हम विश्व प्रसिद्ध हॉलोकास्ट के नाम से जानते हैं। इसके अलावा द्वितीय विश्व युद्ध की अगर जिम्मेदारी है, पूरी दुनिया को विश्व युद्ध के विभीषिका में धकेलने वाला एडोल्फ हिटलर था, इसलिए हम एडोल्फ हिटलर को भी निश्चित तौर पर खलनायक कह सकते हैं। तो ये जो खलनायक की जो बात है, मैं विश्व इतिहास में अगर मॉडर्न पीरियड की बात करूंगा तो वह खलनायक निश्चित तौर पर एडोल्फ हिटलर है। और जब मैं भारत के संदर्भ में बात करता हूँ तो मेरी दृष्टि में जिन्ना सबसे बड़ा खलनायक था, क्योंकि जिन्ना ने जिस तरह से अलग राष्ट्र की बात की, और अलग राष्ट्र की बात नहीं की बल्कि उसने डायरेक्ट एक्शन डे घोषित किया, जिसके साथ उसने जिस तरह के लुम्पन एलिमेंट्स और दूसरे बेगा अजीब ढंग के लोग मुस्लिम लीग में भर्ती किए थे, उनकी जो उनको खुला छोड़ दिया गया और वे जो है हिंसा पर हो गए, तो निश्चित तौर पर जिन्ना को हम सबसे बड़ा खलनायक कहेंगे, क्योंकि जिन्ना वो व्यक्ति है जिसने, तो अन्य लोग भी थे, जो ये तो मुस्लिम सांप्रदायिकता का लीडर था, जो हिंदू सांप्रदायिकता को रिप्रेजेंट करते थे, दे वर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया। बट अगर डायरेक्ट इस तरह का सवाल पूछा जाए खलनायक तो निश्चित रूप से जिन्ना है। जिन्ना के अड़ियल रुख का परिणाम ये हुआ, जो भारत का विभाजन हुआ, वह भारत का विभाजन अपने आप में इतना बड़ा, जो क्या कहें हम इसे, एक तरह से डिसलोकेशन जो है, इतनी बड़ी जनसंख्या का डिसलोकेशन, सदियों से पीढ़ियों से रह रहे लोग अचानक वो बेघरवार हो गए और अपने ही देश में टुकड़े हुए और वे शरणार्थी बन करके अन्य इलाकों में पहुंचे। तो मेरी दृष्टि में जिन्ना खलनायक है। अब पूछा जाता है कि यदि किसी घटना को बदलने का आपको अधिकार दे दिया जाए, आप कैसे बदलना चाहेंगे, तो मैं निश्चित तौर पर 1947 में हुए भारत के विभाजन को बदलना चाहूंगा, और बदलना चाहूंगा। घटना घट गई, किंतु अभी ये नियरेस्ट पास्ट है, तो अभी भी जो है उस विभाजन को जो है अप्रभावी करके और नए सिरे से भारत का गठन हो सकता है। तो यूं करके भारत के विभाजन को, क्योंकि राष्ट्र हित में यही बात हमारे सामने आती है। सबसे बड़ी चीज ये है कि जो ये विभाजन हुआ था, ये मानवीय त्रासदी, पूरी दुनिया की एक अलग ही त्रासदी थी, जिसमें हत्या, लूट, बलात्कार, और सबसे बड़ी चीज थी कि नैतिक जो साहस है लोगों का और नैतिक जो
आधार है उसका पूरी तरह से पतन हो गया। किस तरह से पिता के सामने पुत्र को पुत्री को मारा जा रहा है, किस तरह से युवा लोगों के सामने उनके बुजुर्गों को मारा जा रहा है, यंग लड़कियों के साथ किस तरह के अत्याचार हुए, तो ये एक बहुत खतरनाक चीज थी। दूसरी ये है कि जो सांप्रदायिक सौहार्द है आज तक जो हिंदुस्तान पाकिस्तान इनके बीच में या हिंदू मुस्लिम के बीच में जो सांप्रदायिक कटुता है वह कटुता खत्म नहीं हुई, उल्टा और बढ़ी। मैं कई बार ये कहता हूँ कि जिन्ना को चाहे लोग अप्रिशिएट करते होंगे, लेकिन जिन्ना ने मेरी दृष्टि में भारतीय मुसलमानों का कोई भला नहीं किया, बल्कि वो ऐसे बीज बो गया कि उनको अपने आप में ही एक जो है बड़े उसमें रहना पड़ता है, एक अच्छी स्थिति में नहीं रहना पड़ता है। तो वो जो कष्ट वो छोड़ गया, वो भी जिन्ना इज इक्वली रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉब्लम्स ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स बोथ। इसके अलावा सांप्रदायिक सौहार्द जो है वो यहाँ आसपास डिस्टर्ब होने से ये हुआ। जो दक्षिण एशिया है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा भारत जिसको उपमहाद्वीप कहा जाता है, अपने आप में वो कंट्री नहीं, इट इज द कंट्री ऑफ कंट्रीज, ये देशों का देश है। इस देशों के देश में इतनी पोटेंशियलिटीज थी कि एक ये विश्व शक्ति के रूप में दक्षिण एशिया का उदय हो सकता था। लेकिन दक्षिण एशिया की प्रगति में जो बाधक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध होते रहे, सैनिक कार्रवाइयां होती रही, ये सब जो है उसके लिए जिम्मेदार है, जिसकी वजह से अशांति बनी हुई है। पार्टीजन के बाद भी दोनों ही मुल्क सुकून से नहीं रह पाए और अभी भी उनके बीच में वो चल रहा है। तो इस तरह से क्या है कि अगर दक्षिण एशिया की जो तरक्की है और विश्व में एक ऐसा रीजन बन सकता था, क्योंकि सार्क भी बना। सार्क क्यों फेल हुआ? सार्क की फेल का सबसे बड़ा कारण हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एनिमिटी थी, वही उसका परिणाम हुआ। बाकी बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, मालदीव्स, वो ठीक है, वो जो है फोर फ्रंट में नहीं खेलते हैं, वो बैक के खिलाड़ी हैं, लेकिन फोर फ्रंट में खेलने वाले प्रमुख तौर पर दो देश हैं। तो सार्क जो एक अच्छा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो सकता था, जिससे तरक्की, पीस, इसके अलावा डेवलपमेंट सब कुछ हो सकता था, किंतु वह संभव नहीं हो सका। तो इस तरह से जो दोनों सवाल थे उसका मैंने जवाब दिया आपको। आप इसको किस दृष्टि से देखेंगे ये आपके ऊपर है। वैसे इतिहास में जो घटना घटित हो जाती है वो रिप्ले नहीं हो पाती है। जो कुछ कहते हैं लोग, इतिहास अपने आप को दोहराता है, इतिहास दोहराता नहीं है। जो घटना घट जाती है सेम टू सेम रिपलिका उसकी नहीं हो सकती। रिपलिका नहीं हो सकती तो इतिहास अपने आप को दोहराता नहीं है। वो जो घटना घट गई है उसको हम बदल नहीं सकते, किंतु उन जो घटना घटी, उन घटनाओं से जो हमारे कड़वे अनुभव रहे, उसके आधार पर हम अपने व्यवहार को और अपनी स्थिति को बदल सकते हैं। तो अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में और खासतौर पर इतिहास के विद्यार्थियों से ये सवाल पूछा जाता है कि आप किसे खलनायक मानते हैं और क्यों मानते हैं, तो आप अपना पर्याप्त उत्तर मेरा जो प्रेजेंटेशन इसमें से निकाल सकते हैं। तो ये इन दो प्रश्नों का जवाब है, क्योंकि एक्सपर्ट जो हैं वे तो सर्वे सर्वा हैं, इसलिए हम उनके प्रश्न को चुनौती इस रूप में नहीं दे सकते ये सवाल ही गलत है, ये लॉजिकल नहीं है। ये वो तो आपके धैर्य की परीक्षा भी लेते हैं, ज्ञान की परीक्षा भी लेते हैं, और किस तरह से आप उस क्वेश्चन को अपनी चतुराई के साथ और नॉलेज के आधार पर रिप्लाई करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मित्रों, मैंने ये बात जो शुरू में कहनी थी, तो मुझे टाइम का बहुत ज़्यादा मैं उसका ध्यान रखता हूँ, और परिणाम ये होता है कि वीडियो बड़ा हो जाता है, इसलिए प्रारंभ में मैंने अपना परिचय नहीं दिया। तो पुनः मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं प्रोफेसर बृजकिशोर शर्मा, रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री, और ये मेरा यूट्यूब चैनल है इंडिका विजन। जिन मित्रों ने इसे अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो वे इसे सब्सक्राइब करें, और अन्य लोगों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें, ताकि ये जो एक एक्टिविटी है ये चलती रहे और मेरा उत्साहवर्धन होता रहे। और आगे भी आज जो मैंने प्रेजेंटेशन दिया है इस पे आप अपने प्रश्न मुझे भेजोगे तो मैं निश्चित तौर पर इन प्रश्नों के जवाब आपको दूंगा। साथ ही आपको कोई अन्य प्रश्न भी पूछना हो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। इसी वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है उस कमेंट बॉक्स में प्रश्न भी रख सकते हैं, और उन प्रश्नों के उत्तर मैं निश्चित रूप से दूंगा। नमस्कार, जय हिंद।